विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति यानी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, ईएम वेव। तो ईएम वेव होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वो तो हमने लास्ट टाइम में देख लिया था, हम ये चीज देख लेते हैं आज कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, यानी वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर होता है उसमें क्या होता है। ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव आपका प्रोपोगेट हो रहा होता है, मतलब कि आप तरंग जो है जिस दिशा में संचरित हो रहा होता है, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, माध्यम के कण आपके उस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, मतलब लंबवत गति करते हैं, और इसको जो है अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात जो तरंग संचरित जिस दिशा, मानना है हमने ये भी मान लेते हैं कि जो तरंग है वो x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें तो पहली बात तो ये जाने कि इसका एम क्या है, यानी प्रूफ हमें क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, यानी हमें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका हमें अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि एक जो है चुंबकीय तरंग किसी क्षण t पर जो है वो इस तरह से इस वेव फ्रंट के रूप में वो चल रही है, मतलब ये कि एक क्यूबॉइड है, समझ रहे हो ना, तो ये आप कह सकते हो घनाभ के आकार का है, और इस तरह से ये इसी वेव फ्रंट के रूप में ये आगे चल रही है, और वो x अक्ष की दिशा में गतिमान है, और ये वेव फ्रंट जो है आपका कहाँ पे है, YZ प्लेन में है। ये वेव फ्रंट x अक्ष की दिशा में गतिमान है, YZ प्लेन में है। हम देखो वास्तव में हम एक चीज जानते हैं कि जो ईएम वेव होता है उसमें वेग जो ये मतलब आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये जिस दिशा में संचरित होती है, वैद्युत वेक्टर जो होता है उसके लंबवत, चुंबकीय वेक्टर जो होता है वो भी उसके लंबवत, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, हमने लास्ट के लेक्चर में इस पर डिस्कस भी किया है कि वैद्युत वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय तरंग है उसके संचरण की दिशा के लंबवत गति करता है, और उसके बाद में जो आपका चुंबकीय वेक्टर होता है वो भी आपका जो है लंबवत होता है, समझ रहे हो ना। तो मतलब जिधर वेव संचरित हो रही है, तो आपकी जो तरंग संचरित हो रही है उसकी लंबवत वैद्युत वेक्टर, उसके लंबवत चुंबकीय वेक्टर, ये तीनों मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है। अब हमें यही दिखाना है कि जो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिस दिशा में संचरित हो रही हैं उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, मतलब जैसे इस दिशा में हम चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वैद्युत वेक्टर नहीं है, और अगर हम ये सिद्ध कर ले जाएं कि इस डायरेक्शन में वैद्युत वेक्टर अगर नहीं है, यानी वैद्युत का कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो या तो वो इस पर है या तो वो इस पर है। और अगर इस पर नहीं है, और ये जब जैसे ही ये सिद्ध हो जाए कि या इस पर नहीं है और इस पर है या तो इस पर है, तुरंत क्या हो जाएंगे, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें जैसे दो वेक्टर हैं, दोनों को हमें प्रूव करना होता है, लेकिन हमें क्या करेंगे, एक को प्रूव कर लेंगे, यानी वैद्युत वेक्टर को प्रूव कर लेंगे, और फिर कह देंगे इसी प्रकार जो है चुंबकीय वेक्टर को भी सिद्ध किया जा सकता है, और उसके बाद में बिल्कुल सही है वैसे उसको भी प्रूव करते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, ये आपको समझ में आया। हमारा मोटिव ये है कि हम कैसे मतलब जो है सिद्ध कर सकते हैं हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात जो माध्यम के मीडियम के कण होते हैं, हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मीडियम के कण हमें कोई मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि बिकॉज ये आपका निर्वात में भी चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स नेचर होता है उसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग संचरण दिशा के लंबवत गति करते हैं, लंबवत ऑसिलेशन करते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये ट्रांसवर्स नेचर का है, यानी इसका जो वैद्युत वेक्टर है और जो चुंबकीय वेक्टर है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेगा, ठीक है। वैद्युत हम लोगों ने इस तरह से एक ऐसे ग्राफ देखा था ना कि वैद्युत वेक्टर उस परपेंडिकुलर और ये दूसरे के दोनों क्या हो रहे थे, परपेंडिकुलर हो रहे थे। तो ये चीज हमको देखनी है। अब यही चीज जब हमें देखना है तो इसमें हम करेंगे क्या, सर्वप्रथम हम इस तरह का एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। ये एक वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट का मतलब ये होता है कि तरंग जब संचरित होती है तो वेव फ्रंट के रूप में यानी तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। एक तरंगाग्र हम मानते हैं कि वो YZ प्लेन में है और वो x डायरेक्शन में समय के साथ धीरे धीरे प्रोपोगेट हो रही है। अब होगा क्या कि जैसे अपने पास ये इसके कई सारे फलक हैं, देख रहे हो,
ए बी सी डी, ये देखिए ए बी सी डी एक फलक है, सी डी ई एफ एक फलक है, उसके बाद में ये इधर नीचे, मतलब आप ये आपका जो क्यूब होता है तो क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे गॉस थ्योरम, आप कह सकते हो गॉस थ्योरम लगाया जा सकता है, या गॉस थ्योरम ना कहें हम ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर हम कहें कि मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ अगर कहें तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक वेव फ्रंट है जो t बराबर 0 पर, वो t बराबर 0 पर यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर था वो 0 था, और d बराबर भी आपका 0 था, लेकिन किसी क्षण t पर वो वेव फ्रंट चल करके यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, समझ लो, यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो उस समय हम ये मानते हैं कि जो वैद्युत वेक्टर है वो आपका यहाँ पर क्या है, Ex डैश है, और यहाँ पर क्या है, Ex है, समझ रहे हो ना, ये दोनों चीजें हमने पहले ही मान ली है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हम तो ये जानते हैं कि वैद्युत वेक्टर है इस एलांग, वैद्युत वेक्टर आपका इसके एलांग है, चुंबकीय वेक्टर आपका इसके एलांग है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तभी तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम उल्टा मानेंगे। उल्टा मानने का मतलब हम कहते हैं नहीं यार ये इस तरफ नहीं है, ये इसी डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमने मान लिया। तो जब हम उल्टा मानेंगे, गलत मानेंगे तो गलत ही तो आएगा। जो हम जैसे इस कहते हैं वही चीज कंट्राडिक्शन, यानी लास्ट में बोलते हैं कि और ये तो विरोधाभास है ना, जैसे प्रूव करते थे ना 10 में बहुत सारी थ्योरम प्रूव किए हैं, या 11 में भी, तो उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि वैद्युत वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, बट हम इसको ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मान लेते हैं कि x अक्ष में है। तो जब हम पहले ही गलत मान लेंगे तो गलत आ जाएगा, तो जब गलत आ जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या नाम है, वो x अक्ष की दिशा में नहीं है, तो नहीं है तो या तो इधर है या तो इधर है, तो बस आपका प्रूफ हो जाएगा कि वो वेव संचरण की दिशा की दिशा में नहीं है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो उसमें क्या होता है, माध्यम के कण जो होते हैं ना वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है ये इस तरह से चलते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स नेचर होता है, जब आपके इस अनुप्रस्थ प्रकृति की जो तरंगे होती हैं उसमें माध्यम के कण ऐसे ऐसे गति करके चलते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो अपना जो ये इलेक्ट्रो ये आपका जो वैद्युत वेक्टर है उसको हमने मान लिया कि वो x अक्ष की दिशा में ही गतिमान है, ठीक है। वेव भी हमारा x अक्ष की दिशा में गतिमान है, और जो वैद्युत वेक्टर है वो भी आपका उसके दोलन भी क्या हो रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो अब आगे का देखो, हम कहेंगे मैक्सवेल फर्स्ट लॉ, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से अपने पास क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल वेक्टर E डॉट डी बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा होता है, समझ रहे हो। अब आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर देखिए चार्ज कितना है, जो मैंने सरफेस लिया हुआ है, जो एरिया मैंने लिया हुआ है, अब उसको ये सब भूल जाओ कि ये वेव फ्रंट है क्या है। अपने पास एक घन है, या आप कह सकते हो घनाभ भी है, यहाँ पर क्या इस एरिया के द्वारा कोई चार्ज अंदर इसके है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, तो नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यानी Q बराबर आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 0 हुआ तो मतलब क्या, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। चीजों को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं आपको हम, ये देखिए ध्यान से समझिए बस, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जैसे हम ये चीज तो लिख लिए, लेकिन हम अब क्या करते हैं कि जैसे जो ये हमारा पूरा एक ही सूत्र से हमारा इस पूरे फलक के लिए निकल आया, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, वैद्युत फ्लक्स निकल आया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सभी फलकों का अलग अलग निकालें, जैसे इस फलक के लिए, सभी फलक के लिए अलग अलग निकालें, इस फलक के लिए निकाल लें, इस फलक के लिए निकाल लें, ऐसे ही जितने 6 फलक है ना, तो 6 फलकों के लिए अगर हम अलग अलग निकाल करके जोड़ दें तो भी तो यही रिजल्ट आएगा। चाहे हम इकट्ठा सबका इस तरह से निकालें तो भी वही होगा, या 6 फलक जो इसके हैं उन सभी 6 फलकों का अलग अलग निकाल लें तो भी यही होगा। तो चलिए अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने से पहले हम थोड़ा सा वैद्युत वेक्टर का और क्षेत्रफल सदिश का एंगल देख लेते हैं।
अगर हम देखो वैद्युत वेक्टर हम कह रहे हैं कि x अक्ष की दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वैरी करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा x अक्ष की दिशा में ऐसे रहेगी, ऐसे तो रहेगी, तो वैद्युत वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। अब देखते हैं क्षेत्रफल सदिश, तो अगर हम इस वाले पृष्ठ के लिए बात करें, इस वाले पृष्ठ में छत है, जैसे कमरे की छत है, तो ये जो कमरे की जो छत है इस वाले अगर हम पृष्ठ के लिए बात करें तो हमारा जो वैद्युत वेक्टर हो जाएगा हमेशा क्या होता है, ओ वैद्युत वेक्टर कह रहे हैं, आपका जो क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यानी यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इसके इसी सतह के लिए जो वैद्युत वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, वो तो हमेशा इधर ही रहेगा ना। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों के बीच का कोण कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर थीटा 90 हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 0 हो जाती है। यानी हम जानते हैं उन सतहों को, जिन जिन सतहों पर आपका cos 90 हो जा रहा है, कहाँ कहाँ होगा, यहाँ भी तो यही होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, नीचे होगा इस वाली सतह के लिए, मतलब जो फर्श होती है घर का, जो कमरे का जो फर्श होता है वो वही समझो इसको, और उसके लिए जो है आपका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, और आपका ये जो वैद्युत वेक्टर हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण कितना, 90, फिर से वही केस हो गया। अब इस वाली इधर देख लेते हैं, इस वाली सतह के लिए, दीवारों के लिए, तो हम देख रहे हैं वैद्युत वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और उसके बाद में क्षेत्रफल सदिश भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और इस वाली सतह के लिए अगर हम देखें, इस वाली सतह के लिए देखें, मतलब जो ये सामने दीवार है उसके जस्ट जो पीछे है, ये वाली सतह के लिए अगर हम देखें तो इस वाली सतह के लिए भी हम देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश तो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, और जो वैद्युत वेक्टर है वो आपका अब भी इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी दोनों के बीच का कोण कितना, 180 डिग्री, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा cos 180 डिग्री -1। बात समझ में आ रहा भैया। अब फिर अपने पास दो सतह और बचा हुआ है, एक इसके पीछे और एक ये सामने वाले, दो सतह और बची हुई है, उसका भी देख लेते हैं। चलो हम पीछे वाले को ही देख लें, तो पीछे वाले का अगर हम करेंगे तो पीछे वाले का पीछे ही एकदम तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा ऐसे एकदम अंदर ऐसे, और क्षेत्रफल सदिश उधर अंदर जाएगा, और उसके बाद में जो वैद्युत वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये क्षेत्रफल सदिश ऐसे, वैद्युत वेक्टर ऐसे, ऐसे समझ सकते हो। अब ये उंगली हमारी अगर इसमें बोर्ड में घुस पाती है अंदर इतना, तो अपना केस सही से बन जाता है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, तो फिर भी आपको फील ये करना है। देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है, यानी इस सतह के लिए भी क्या हो जाएगा, अंदर वाली सतह के लिए 0, और फिर उसी प्रकार इस सतह के लिए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम सभी सतह का लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, पहले लिखते हैं कौन सी सतह लिए थे यहाँ, ए बी और ये ए बी सी डी, यहाँ पे ऐसे हम पूरा लिख लेंगे, ए बी सी डी, और क्या, ई वेक्टर ई डॉट डी ए, और प्लस देखो ये ए बी एच जी, फिर ए बी एच जी, फिर से वही चीज क्लोज इंटरवल, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, अब ये वाली सतह हो गई, ये वाली सतह, ऊपर वाली सतह ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी डी, सी ये है ई, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, यहाँ से ये हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ये सी डी ई एफ हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम वही लिखेंगे ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर से हम अगली सतह लिखेंगे, तो अगली सतह क्या हो जाएगी अपनी, जी एच ई एफ, है ना, ये लिख लेते हैं जी एच ई एफ, और वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक। तो कौन कौन सी सतह बची है, ये वाली ए सी ई जी, यहाँ से हो जाएगा प्लस ए सी ई जी, ये भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और फिर प्लस एक पीछे वाले बचा है, पीछे वाला क्या है, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। कुछ इस तरह से ये सारा सरफेस हमने लिख दिया और बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बराबर 0 था तो बराबर 0 रख दिए। अब आप देखिए कौन सभी सतह का हम वैल्यू लिखते हैं, तो ए बी सी डी मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है 180 डिग्री है तो -1 हो जाएगा। और आप ये देखिए, आपको ये पता है कि अगर कहीं पर इस तरह से है ई डॉट डी ए तो आप इसको लिख सकते हो ई ए पास थीटा लिखते हो, और थीटा की जगह पर अपने पास क्या है 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा -ई ए। कुछ इस तरह से होता था, ठीक। तो अपने पास क्या है, इस सतह के लिए हमने क्या माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है EX है। तो अपने पास इसी तरह से इसी नियम से है ना, इसी नियम से हम यहाँ पर क्या ले लेंगे EX और माइनस में -EX और A, ठीक। इसकी जगह पे हमने इसको पुट कर दिया और प्लस इस सतह पर आते हैं तो कौन सी सतह है ABHG 90 डिग्री, पूरा का पूरा क्या हो गया 0, ठीक है। फिर प्लस ये वाला CDEF इसके लिए भी 90, तो ये भी क्या हो गया +0। फिर आ जाइए यहाँ पे तो GHEF ये वाली सतह, तो इसके बीच में कितना कोण है 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो है आपकी EX डैश और A। फिर प्लस इसका निकालेंगे इसी प्रकार ACEF ACEG लिखा हुआ भैया, ACEG मतलब ये सामने वाली सतह, तो इसका भी क्या है 0 है। और फिर इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा BDFH BD यानी पीछे वाला इसके है ना, तो ये भी 0 आपका हो जाएगा और बराबर 0। यानी कुल मिला के हमारे पास बचेगा ये वाला, पहले ये वाला लिख लेते हैं -EXA और प्लस EX डैश A बराबर 0। तो अब यहाँ से हम A दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा EX डैश माइनस EX बराबर 0। अगर हमको मिल जाता है A टाइम्स EX डैश माइनस EX, तो A हमको पता है A इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी 0 नहीं हो सकता यार। कोई आकृति लोगे उसका क्षेत्रफल 0 कैसे हो सकता है ना, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, EX डैश बराबर हो जाए EX के। क्या ये संभव है? ये संभव तो जो जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं EX डैश बराबर EX, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है दोनों, इस पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर क्या है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वायरी कर रहा है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है आपका देखेंगे, जो इस तरह से हो रहा है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या कर रहा है, वायरी कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे कैसे भी करके निकालोगे ना, वो हर जगह यही आपका आता रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा होता है। तो ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है। तो अब एक अगली चीज देखते हैं कि क्या संभव है। वो आपका संभव ये है कि EX डैश अलग से 0 हो जाए और EX भी क्या हो जाए, अलग से 0 हो जाए, ये चीज पॉसिबल है। तो अब वो कैसे पॉसिबल भाई, अगर इस समीकरण को हमें सही करना है, मतलब अगर ये समीकरण हमें सही मतलब होना चाहिए, ये अगर इतना बराबर अगर 0 मिल रहा है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन क्या, या तो ये इसके बराबर 0 हो जाए तब भी ये 0 हो सकता है, या एरिया 0 हो जाए तब 0 हो सकता है, या ये दोनों अलग अलग 0 हो जाए, ये 0 हो ये 0 हो, तो 0 का गुणा होगा तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन नहीं हो सकती है, क्यों, एरिया 0 नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता रहा है कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता रहता है, बदलता रहता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब तीसरी ही कंडीशन पॉसिबल है कि EX डैश अलग से 0 हो जाए, EX भी आपका क्या हो जाए, अलग से 0 हो जाए। और ये आपका दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस X अक्ष पर हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है।
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी ही नहीं कर रहा है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ही नहीं। और इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है, या तो y पे है या तो z पे है। तो यहाँ से हम लोगों का प्रूफ हो रहा है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की वैद्युत वेक्टर है वो हमेशा वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये x अक्ष पर नहीं है तो y पे है या तो z पे है, और अगर y पर और z पे है तो तुरंत क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया x अक्ष के, क्योंकि आपको पता है x अक्ष के हमेशा y और z क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से ये चीज प्रूव हो गई। अब इसी तरह से हमें इसी सेम वे में बस हम क्या करेंगे, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण ले लेंगे। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण जो आपका होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आप ले लेंगे b डॉट ds, वेक्टर b डॉट ds बराबर आपको अब की बार जीरो करना है। सेम चीजें सब कुछ आप ऐसे ही करेंगे, जहां जहां E था वहां क्या कर देंगे, B कर देंगे, और जहां जहां DA था वहां DS कर देंगे, या मन करे तो आपका DA ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर भी किया है, वो भी एरिया है, ये भी आपका एरिया ही होगा। तो इस तरह से जो है हम जब इसको सिद्ध करेंगे ना, इसको सिद्ध करेंगे तो उसके लिए भी यही केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा कि bx डैश बराबर जीरो और bx बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर यहीं से हम फिर यही कहेंगे कि ये दोनों इस वेक्टर पर जीरो आ रहे हैं, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का जो वेरिएशन है वो x अक्ष के अलांग क्या है, जीरो है। अर्थात इस पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो किस पर चुंबकीय क्षेत्र, या तो y पे या तो z पर। यानी इस प्रकार ये भी सिद्ध हो जाएगा। दोनों वेक्टर को, वैद्युत वेक्टर को और चुंबकीय वेक्टर, दोनों वेक्टर को हम इसी प्रकार प्रूव कर देंगे कि वो x अक्ष के अलांग नहीं है, इसका मतलब वो वेव प्रोपोगेशन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इस तरह से यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति आपकी प्रूफ हो जाए।